नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जब सियासत पर चर्चाएं होती है तो काफी मंथन होता है और फिर उस मंथन के बाद काफी कुछ निकल कर बाहर भी आता है। दरअसल इस वक्त राजस्थान में सियासी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। अब एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना ही वायदा टूटने से परेशान है और विपक्ष उन पर हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कुछ दिन पहले कह दिया था कि डॉक्टर किरोड़ी जो कहते हैं करते हैं। अब ये डोटासरा का अपना अंदाज है और वो क्या कहना चाहते हैं ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। वहीं आज बात होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार की। वो कहते हैं कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। बहरहाल आज करते हैं इसी मुद्दे पर बात और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा दें। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं भीमराज जाखड़ जी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत भाई गोयल। सबसे पहले भीमराज जी आपका रुख करते हैं। ये जो तमाम जो कहानी चल रही है इस समय बीजेपी में कि एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एपिसोड और एक तरफ आरएसएस के जो जुड़े हुए नेता हैं उन लोगों के बयान, आखिर इस हिंदुस्तान की या यूं कहें राजस्थान की सियासत दोनों में, क्योंकि सबसे पहले अगर बात कर लें डॉक्टर किरोड़ी की, फिर आते हैं आरएसएस पर। देखिए, किरोड़ी जी राजस्थान के सीनियर लीडर हैं और मीणा समाज में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है और पूर्वी राजस्थान में वो अपना वजूद रखते हैं और उनके लिए एक बात हमेशा रही है कि किरोड़ी जी कहते हैं वो करते हैं। जब किरोड़ी जी ने जब लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि यदि यहाँ सीटें नहीं आई, हम जीत नहीं पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज आप सब समाचार पत्र, समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला है इस बात का कि किरोड़ी जी ने गाड़ी लौटा दी है और वो कब इस्तीफा दे सकते हैं। और हमने, कांग्रेस ने इसी बात को दोहराया है कि आप वहां से चुनाव, आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, आप इस्तीफा दीजिए, आप अपनी बात पे कायम है। क्योंकि किरोड़ी जी की खासियत क्या थी, हर छोटी छोटी बात पे वो धरना देते थे। कभी कहीं धरना दे दिया, कभी ठीक, अच्छी बात है, आपने जनता के लिए काम कर रहे होंगे, पर आज अपनी कई बात पे कायम रहिए। और उसी बात को कांग्रेस ने दोहराया है कि यदि बीजेपी सच्ची अपनी बात पे कायम है तो उस बात को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि पता चले कि इनकी बात का दम है और अपना वजूद रखते हैं अपनी बात का। और यदि इसी तरह यदि वो रहे तो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि किरोड़ी जी का मैं पिछले दिनों से देखता आ रहा हूँ कि जितने भी अब नीट के मामले में उनका कोई बयान नहीं आया। आज वो 42 जो आगजनी से घटना हुई, लोग विदेश में भारतीय मारे गए, उस पर भी उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। तो इस तमाम मुद्दे देखने ले लें कि ये राजनीति उनके जो वक्तव्य है वो बदलता दिख रही है और चेहरे पे दोगलापन दिखाई दे रहे हैं। यदि इस्तीफा देना था तो उसी टाइम दे देते हैं। आज इतने दिन की देरी क्यों है और किस मझदार में उलझे हैं, ये देखने वाला विषय है। सर, आप क्यों चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो और कांग्रेस को क्या फायदा होगा उनके इस्तीफे? कांग्रेस फायदे की बात नहीं हो रही है यहाँ खाली सिर्फ एक ही बात हो रही है, जो कमिटमेंट और कमिटमेंट की बात होती है। किसी कवि ने कहा है कि इत्र से कपड़ा महकना कोई बड़ी बात नहीं होती, मजा तो जब है जब खुशबू आपके किरदार में है। हम किरोड़ी जी का किरदार देखना चाहते हैं और किरोड़ी जी बार बार जब आरोप लगाते थे, हर बात पे धरना देते थे, हर दिन में 2-2 बार धरना देते थे। आज किरोड़ी जी क्यों चुप हैं? आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि नीट के मामले में आज धांधली हुई है, बल्कि बीजेपी का अग्रिम संगठन एबीपी ने आज प्रदर्शन करके कहा है कि 60 करोड़ में पेपर बिका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि रॉकी और संजीव 2 आदमी थे जिन्होंने यूपी से पेपर खरीदा था 60 करोड़ में। आज उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और इतना बड़ा मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के बाद नीट सबसे बड़ा घोटाला है। और यदि इसमें कार्रवाई हुई और पूरी कार्रवाई हो जाती है तो गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल और खुलेगा इसके अंदर, क्योंकि जो गैंग है वो बिहार और गुजरात से जुड़ी है, उनका खुलासा होगा। और यदि सही कार्रवाई हो जाए, मैं आपको एक चैनल से माध्यम से और चैलेंज करता हूं कि आज से 2 या 3 साल पहले एक नाइजीरियन गैंग पकड़ी गई थी जो ऑनलाइन एग्जाम तो उनको हैक करती थी और आई थिंक उस पर कार्रवाई भी चल रही है सेंट्रल एजेंसियों की। तो जेई का एग्जाम है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यदि सही कार्रवाई जो वो भी पकड़ा जाए। तो बीजेपी इस मामले में आज चुप क्यों है और किरोड़ी जी आज किसानों के मामले में चुप क्यों है?
केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों 1 घंटे में बाहर निकाल दिया था, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। किरोड़ जी उस बात पे क्यों चुप है? किसान दिल्ली की बॉर्डरों पे धरने पे बैठे हैं, उनकी मांग ये थी कि मोदी जी ने हमारे से कमिटमेंट किया था और वो पूरा नहीं है, तो क्या किरोड़ जी उस बात पे बोल धरना देंगे? तो इसलिए हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप खाली एक सेल्फिश वाली राजनीति करते हो या जनता के हितों की राजनीति करते हो, इस बात को कांग्रेस दोहराना चाहती है। हेमंत भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि डॉक्टर किरोड़ी जी ने जो कमिटमेंट किया वो निभा क्यों नहीं रहे? आपको क्या लगता है, केवल वजह यही है या कांग्रेस की कुछ कांग्रेस और बीजेपी में कुछ कहानी और है? देखिए प्रदीप जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के वो नेता हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा जनाधार है। वो केवल मीणा समुदाय के नेता नहीं है, वो जन जन से जुड़े नेता हैं। वो केवल पूर्वी राजस्थान के नेता नहीं है, पूरे राजस्थान के नेता हैं, संघनिष्ठ हैं और ईमानदारी नैतिकता उनका गहना माना जाता है। कांग्रेस के लोग इसलिए परेशान हैं कि ये वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं जिन्होंने कांग्रेस के राज में धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और तमाम तरह के जो उनके काले कारनामे थे, जो करतूतें जो थी कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की, उनको उजागर करने का काम डॉक्टर किरोड़ी लाल ने किया। वो इसीलिए सवाल उठा रही है ना कांग्रेस। बिल्कुल, अब क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल, मैं आपको जवाब देता हूं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल ने 7 सीटों की जिम्मेदारी यहां राजस्थान में ली थी। उनमें कोटा, अलवर और पूर्वी राजस्थान की टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये तमाम सीटें थी। लेकिन अब चूंकि उन 7 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीती, 5 सीटों पर बीजेपी नहीं जीती और चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उसके बाद वो गाड़ी उन्होंने लौटा दी, वो ऑफिस नहीं जा रहे, वो फाइलों पर साइन नहीं कर रहे, तो वो निश्चित रूप से नैतिकता के धनी है। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस किसी नेता में नैतिकता का इतना तकाजा है क्या, इतनी दम है क्या? उन्होंने मिसाल पेश की है, वो इस्तीफा लेके बैठे हैं। लेकिन अब चूंकि पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो उनका इस्तीफा स्वीकार करें नहीं करें। चूंकि पार्टी की तरफ से सारी कोशिशें की गई, कांग्रेस का जो दुष्प्रचार हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने नए नैरेटिव यहां पर गढ़े, जिस तरह का SC ST OBC को भड़काने का काम किया, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, उस वजह से बीजेपी को इस तरह की सीटें कम हुई। तो उसमें बीजेपी का जो मानना ये है कि उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल अकेले जिम्मेदार नहीं है। अब उनका मान मनोबल किया जाएगा निश्चित रूप से। उन्होंने तो अपना नैतिकता का साहस दिखाकर, तो क्या लगता है उनको दे देना चाहिए रेजिग्नेशन? नहीं, वो तो देने को तैयार है। देने का नहीं देने का प्रश्न ही नहीं, वो तो देने को तैयार है। कौन तो पार्टी के ऊपर डॉक्टर किरोड़ी लाल तो देने को तैयार है। फिर ले कौन नहीं रहा है? पार्टी नहीं ले रही है। अच्छा, जैसा मुझे जो राजनीतिक गलियों में जो चर्चा है, जिस तरह का लोग कहते हैं, राजनीतिक पंडित कहते हैं, उसके हिसाब से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी भूमिका पार्टी में और सरकार में उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले विपक्ष के तौर पे थी, आज उनकी सत्ता में जरूरी है। तो अच्छा, वो खुद कहते हैं कि भाई मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं, साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पेशकश कर दी। अब पार्टी को देखना है कि वो उनका इस्तीफा स्वीकार करे नहीं करे, उनको कंटिन्यू करे या उनको कोई और दूसरी भूमिका में उनको देखना चाहे। क्योंकि उन्होंने एक वो रामचरितमानस की चौपाई भी लिख दी थी अपने ट्विटर हैंडल पर, और उससे पहले भी अपने बयानों में भी कहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के टॉप मोस्ट लीडर्स में आते हैं, उनके साथ जनाधार भी है। लेकिन एक ये जो चीज़ ये बार बार उठती है कि उन्होंने फिर किस वजह से वो वादा किया या किस वजह से वो जिम्मेदारी ली। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके साथ बाकी के लोग अगर बैक हो गए, वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, तो फिर बाकी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और उठती है, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का कुछ दिन पहले बयान आया था कि वो अपनी बात से पलटेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चाएं ये भी हैं कि अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो बाकी जो 11 सीटें कांग्रेस बीजेपी से छीन कर ले गई थी, उनके जो जिम्मेदार हैं, क्या वो भी रेजिग्नेशन देंगे? क्योंकि चर्चा इस बात की भी है। हेमंत जी, अच्छा, मेरे से पूछे। नहीं, देखिए हार का कोई एक कारण नहीं है, हार के बहुत सारे कारण हैं और उन पर जाहिर सी बात है पार्टी विश्लेषण करेगी कि किन वजहों से हमारे, अब चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट्स आए हैं, सारी चीज़ें अभी जाहिर होना अभी टाइम लगेगा, उसकी रिव्यू मीटिंग होगी, उसके बाद कोई ये तय हो पाएगा कि कहाँ किस सीट पर
क्यों पराजय मिली, क्योंकि हर एक सीट पर अलग फैक्टर रहे हार के और जीत के, तो उन सब पर तो अभी डिटेलिंग में बहुत सारी चीजें होना बाकी है। अभी इतना कुछ कहना मेरे ख्याल से तो अभी जल्दीबाजी होगी। भीमराज जी, क्या लगता है कि केवल आप डॉक्टर किरोड़ी का ही इस्तीफा मांग रहे हैं या दूसरे लीडर्स का भी लाइन में है कहीं? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने खाली किरोड़ी जी की कई ही बात को दोहराया है, और किरोड़ी जी की बात को इसलिए दोहराया, किरोड़ी जी ने इसमें ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। उस बात को याद कराया जाए कि आप हमेशा अपने बातों के हमेशा इनका हमेशा बयान रहा कि मैं जो कहूँगा वो करूँगा, हमेशा अपनी बात को आगे रखा है कि मेरे जो प्रिंसिपल है, मेरे सिद्धांत है, वो हमेशा उनके रखता हूँ। पर आज वो सिद्धांत कहाँ गए, आज उनकी जबान कहाँ गई, आज उनका कमिटमेंट कहाँ गया? हेमंत भाई बीजेपी का कह रहे थे गुणगान का, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। ये आप मत कहिए कि मैं बीजेपी का गुणगान कर रहा हूँ। नहीं, आपने दुष्प्रचार किया, कांग्रेस ने ओबीसी का बोला, आपने SC/ST का बोला, आपने दुष्प्रचार किया हिंदू मुसलमान का, कांग्रेस ने नहीं हिंदू मुसलमान किया, ने ओबीसी का प्रचार किया। हमने ये कहा कि बीजेपी नेताओं ने ये कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, हम आरक्षण व्यवस्था खत्म करेंगे। और यदि आपने कांग्रेस आ गई, सुनिए मेरी बात में मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने आपने कांग्रेस के लिए जो शब्द यूज किए, दुष्प्रचार किए, यदि आप फ्री हैंडल है तो आप सही को सही कीजिए और गलत को गलत कहिए, ऐसे मत कीजिए। आप एक तरफा आरोप लगाए तो आप ये बताइए कि किसान आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार था? 10.5 करोड़ नरेगा मजदूरों निकालने कौन जिम्मेदार? आप बोलिए उस बात पे, आपको बोलना चाहिए। आपको यह भी बोलना चाहिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नीट के पेपर में जो बच्चे परेशान हुए हैं, जिन गरीब बच्चों के साथ अन्याय, उस पर आपको बोलना चाहिए था, पर आप नहीं बोले। आपका वक्त पे मुझे समझ में आता है और हम अच्छी तरह इन बातों को समझते हैं। और 750 किसानों के हत्यारे कौन थे, और कौन थे जिन्होंने सरदमराठे संजय मरीवाला जो 3 कानूनों कानूनों के प्लानर थे, वो गुजराती थे और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसानों को बताएगा क्या खेती कैसे की जाती है? और ये जिनके नेता बीजेपी के पहले कह रहे थे 3 काले कानून किसानों के फायदे के लिए, और किसान अड़े रहे और उन्होंने कुर्बानियां दी और मोदी जी को बैक होना पड़ा। और तब यही बीजेपी के नेता बता रहे थे ये मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया। अरे एक साइड तो कीजिए, कोई अपने प्रिंसिपल कायम रहिए। और यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं किरोड़ी जी को कि आपने अपनी बात की है, उसी को दोहराया, और किसी नेता पे ये नहीं कहा कि इस्तीफा दो या किसी और पे कहा है, सिर्फ और सिर्फ इस किरोड़ी जी की बात पे कहा है कि आपने कमिटमेंट किया था लोकसभा चुनाव से पहले और फेसबुक पे लिखा था, उसी बात को याद दिलाया। तो इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी नेताओं का ये दोगलापन, साल चरित्र चेहरा सब जनता के सामने है। जनता बिजली से परेशान है, लाइट से परेशान है, और इनके नेताओं को ये होश नहीं था कि धौलपुर थर्मल पावर को चालू कराया जाए। धौलपुर थर्मल पावर गैस आधारित प्लांट कांग्रेस सरकार में लगाया था ताकि बिजली की समस्या से दूर हो, इन्होंने आते बंद। जब ऐन जनता सड़कों पर आ गई तब इनको पावर प्लांट दोबारा चालू करना पड़ा। इंदिरा गांधी नहर 10 जिलों को और 2 करोड़ की आबादी को पानी पिलाती है, उसका इन्होंने आते ही मेंटेनेंस रख दिया जो 7 साल से चल रहा था, 70 दिन की बंदी होती थी। आखिर क्यों किया गया? 2021 के फसल बीमा के लिए जो नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना लेके आए थे, दुर्भाग्य से वो गुजरात में लागू नहीं है, उसके लिए किसान 2021 के क्लेम को लेकर परेशान है। आज किसान फिर दिल्ली की सड़कों की ओर जा रहे हैं और पूरे विश्व में 10 जगह किसान आंदोलन चल रहा है। कहीं जाके देख लीजिए, किले नहीं कहीं नहीं रोपी जा रही है, कहीं मुकदमे ठोके नहीं जा रहे हैं, कहीं मुनादी नहीं की जा रही है। और इस तरह का किसान आंदोलन का विरोध जो केंद्र गवर्नमेंट कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, इस तरह विश्व में कहीं नहीं होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। हम दो, हमारे दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं रहा। हेमंत भाई, क्या लगता है कि अगर मान लीजिए रिजाइन करते हैं डॉक्टर किरोड़ी, तो यहाँ के CM या दूसरे जो बड़े नेता हैं, क्या वो उनको रोकेंगे? 1 सेकंड में बीच में बोलना चाहूँगा, सॉरी फील करूँगा गोयल साहब। मैं आपको बता दूं, किरोड़ी जी आज से नाराज नहीं है। किरोड़ी जी को जो मंत्रालय नहीं मिला था और उसी वक्त किरोड़ी जी नाराज रहे, उनके कार्यकर्ता नाराज थे। जिस दिन CM की घोषणा होती है भजनलाल शर्मा की, उसी दिन उनके कार्यों ने विरोध प्रदर्शन जताया था। किरोड़ी जी आज से नाराज नहीं है, किरोड़ी जी उसी वक्त से नाराज चल रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से पता चला उसी दिन आ गया किरोड़ी जी नाराज हैं, और इसी का आपको खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। और किसानों मजदूरों का विरोध था, इसलिए बीजेपी को सीटें गंवानी, क्योंकि शायद उनकी इच्छा थी कि कम से कम डिप्टी CM या फिर कोई पावरफुल मंत्री उन्हें बनाया जाए। हेमंत जी, नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की तरफ से ऐसा कोई, मैंने तो कोई बयान कोई पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि सब मुझे CM बनाया जाए या डिप्टी CM बनाया जाए। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का प्रश्न होता है, हर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए चाहता है कि वो उनको बड़े से बड़ा पद मिले, उनकी आकांक्षा होती है कार्यकर्ताओं की। और उन्होंने तो बल्कि
जब उनके लिए इस तरह की मांग उठी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उन्होंने अपील करी कार्यकर्ताओं से कि मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं, मैं कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका देखता हूं, आप इस तरह की बातें नहीं करें, शांति बनाए रखें, जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उस पर मैं काम करूंगा। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी की अंदर इस तरह का एक है, लोगों में नैतिकता है कि ये कभी इस तरह की चीजें करते नहीं है। अब चूंकि विपक्ष को तो कोई इस तरह का मौका चाहिए, वो तो उठाएगा, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के इस्तीफे को लेकर कोई किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं। ये पार्टी के अंदर का मामला है, इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बहस की गुंजाइश है। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए दे देते हैं वो, क्योंकि ये तो पक्की बात है, ये तो कहा भी जाता है कि वो बड़े मतलब अपनी जुबान के पक्के होते हैं और कई बार कमिटमेंट करने के साथ साथ कई धरने प्रदर्शन भी हम लोगों ने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। अगर वो दे देते हैं तो क्या फर्क होगा राजस्थान की राजनीति में? नहीं, देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगता है कि वो इस्तीफा उनको पार्टी नहीं देने देगी। ठीक है। पार्टी की तरफ से उनको ये निर्देश मिलेगा कि आप हार की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, हम बहुत सारे हार के कारण हैं, उन पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चूंकि आपका नैतिकता का तकाजा था, आपने इस्तीफा दिया, ये हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अब चूंकि पार्टी का निर्देश है कि आपकी सेवाएं आप सरकार में देते रहें, एक बात। ठीक। अब उसके बावजूद भी अगर वो इस बात पर अड़े रहते हैं, इस जिद को लेकर आगे कायम रहते हैं, तो उनके लिए कोई और जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई वो उनके कोई बगावती स्वर है या कोई वो पार्टी के अंदर कोई इस तरह की हलचल पैदा करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उनका कोई इस तरह का कोई इंटेंशन है। मुझे तो कोई दुर्भावना इसमें कोई नजर नहीं आती। उन्होंने एक नैतिकता का, मैं कहता हूं राजनीति में ये शुचिता होनी चाहिए। उन्होंने तो एक नैतिकता का एक कीर्तिमान, एक उदाहरण पेश करने की, मिसाल पेश करने की कोशिश की है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए, मीडिया को भी और विपक्ष के बंधुओं को भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और कुछ प्लान चल रहा हो? लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता। आगे फिर आप मीडिया वाले इस चीज को आप ज्यादा निकाल सकते हैं। क्या इसकी इनसाइड स्टोरी आपको लगता है कुछ? बीजेपी में फूट बड़े चरम सीमा पे चल रही है। आरएसएस अलग चल रहा है और बीजेपी अलग चल रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का थोड़े दिन पहले ही बयान आया था कि मणिपुर 1 साल से चल रहा है, सरकार ध्यान की नहीं दे। आज इंद्रेश कुमार का बयान है कि इनको राम जी ने सबक सिखा दिया, क्योंकि इन्होंने क्या होता है कि किसी ने कहा है कि घमंड ज़्यादा हो, तूफान विपरीत हो तो कश्तियाँ डूब जाती है, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। तो घमंड ज़्यादा हो गया था, और इसी बात का इन्होंने इंद्रेश कुमार जी ने आज जिक्र किया है कि घमंड ज़्यादा हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि इस घमंड के कारण, कभी जेपी नड्डा जी कहते हैं आरएसएस की हमारे को जरूरत नहीं है, वो उनका मैटर है, पर बयान मीडिया के माध्यम में आया है, बाजार में आया है और देश में चर्चा रहा कि आज ये आरएसएस के लिए कैसे बोल रहे हैं, और आरएसएस इनके खिलाफ हो चुका है। और यही नतीजा है कि किरोड़ी जी भी नाराज है। किरोड़ी जी इस्तीफा, किरोड़ी जी ने कह तो बैठे, अब उनके गले की फांस बन के बैठ गया, बोले मैंने कह दिया, अब मैं कभी गाड़ी भेजे। इस्तीफा देना है, जब आप अपनी जबान पे धनी हो तो दे देना चाहिए, वो आगे का विषय आपका, क्या पार्टी आपके लिए क्या करती है। पर आज उनको कहे हुए उनके जो शब्द है वो गले की फांस बन चुके हैं। और बीजेपी में कुछ नहीं, बीजेपी में फूट चरम पे चल रही है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, और उनके रोज के एक न एक किसी पदाधिकारी के, किसी नेता के बयान देखने को मिल रहे हैं, तभी ये हालात हो चुके हैं। आज शुभकरण चौधरी का बयान आया कि मेरे चुनाव के अंदर मेरे साथ भितरघात हुआ है, मैं चुनाव हार गया। तो ये एक जगह नहीं है, ये तो बिल्कुल सामने आएगा, अंदर खाने आपको पता चलेगा। थोड़े दिन और रुकिए, तब इनकी फूट सड़क पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ तो आगे है, कुछ आना और बाकी है। एक किरोड़ी जी नहीं है, कई और किरोड़ी जी के नाम भी सामने आएंगे। हेमंत जी, आपको क्या लगता है ये, चलिए एक बार जैसे अभी भीमराज जी ने जिक्र किया यहाँ आरएसएस और बीजेपी का, ये जो आरएसएस के लीडर्स जो बयान जो सामने आ रहे हैं, क्या कहीं कोई इंटरनल कोई फूट है, कोई परेशानियां हैं? ये है तो संघ का ही एक हिस्सा बीजेपी, तो आप इसको यहीं के लोग अपने ही एक भाई की बुराई करते हैं? देखिए प्रदीप जी, अभी जो भीमराज जी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बीजेपी में फूट है, फूट की बात मैं अभी करूंगा कि कांग्रेस में किस तरह की फूट है। किसने सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना कहा? किसने उन नेताओं को, राजेंद्र यादव को, लालचंद कटारिया को, तमाम नेताओं को, अशोक गहलोत ने कहा कि वो नाकारा, निगम्मा है, नॉन परफॉर्मर एसेट है, किसने कहा? अब हम वो तो सर आपके बीजेपी के असिस्टेंट है, आपकी बीजेपी पार्टी के हैं। आप देखिए, पहले आप अपने गिरबान में जाकिए, आप अपनी पार्टी के ध्यान रखिए। आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गोयल साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं, तो मैं आपके पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं, बहुत अच्छी डिबेट हो। आप सुनिए जी। अरे भाई,
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भाई बहन हैं, लेकिन अब इनसाइड स्टोरी ये है और जिस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा है, प्रियंका को राहुल गांधी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अब चूंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत गए, रायबरेली से चुनाव जीत गए, अब वो रायबरेली से वो तो उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की चुनौती स्वीकार करी और जीत गए हैं। मैं सुन रहा हूं और मैं आपको कड़ा सच भी बता रहा हूं जो आप उसकी वजह, और उन्होंने चैलेंज के साथ चुनाव लड़ा। बीजेपी को वो स्मृति ईरानी जो चैलेंज करी थी कि लड़के दिखाई, वो लड़के दिखाया और बीजेपी को यही ना दिखाया, स्मृति ईरानी को भी धूल चटा दी वो। अरे भाई प्रमोद कृष्णम, क्या आप बयान सुन लीजिए। प्रमोद कृष्ण को सुनिए, वो किस हाशिए पे बैठे हैं। आप भगवान राम को मान रहे थे, भगवान राम ने कहा था कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और आपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम का मान सम्मान नहीं रखा, उसने आपको आईना दिखा दिया। बिल्कुल सुनिए, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं गोयल साहब, आप बीजेपी पर उत्तापन कहते हैं तो बात बहुत अच्छी होती है। नहीं, मैं आपकी कांग्रेस की बात भी कर लूंगा, आप चिंता नहीं करें। नहीं, कांग्रेस की तो कर ही रहे हैं, आप बीजेपी की करिए। बीजेपी का असली क्या है और कांग्रेस की कब आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की खबर सड़कों पे देखी आपने? आपकी दिक्कत ये है, हमारी दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात, चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाते हैं, चुनाव आयोग पे बिल्कुल प्रश्न उठेगा, जो संस्थाएं मीडिया पर काम करेगी, मीडिया में एक बात बताइए, मीडिया पे प्रश्न होगा तो मीडिया पे उठाएगा। दिक्कत हमारी नहीं है, दिक्कत बीजेपी की और आरएसएस की है, और वो फूट है, वो सड़क पे आ गई, उससे आपको आज उठाई जा रही है, उससे आपको कभी मैं आपको कह रहा हूँ आप कांग्रेस से सवाल उठा रहे हैं, तो आप मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सुन रहा हूँ कि आप सही को सही कहिए, गलत को सुनना चाहते, आप नहीं सुनना चाहते। जी हेमंत जी, देखिए ये सही है कि चुनावों के दौरान पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये कहा था कि अब हम सक्षम हो गए, हम पहले अक्षम थे, हम परिपूर्ण हो गए, हम अपना काम करेंगे, आरएसएस अपना काम करे, ठीक है। उसके बाद अब चुनावों के बाद, रिजल्ट्स के बाद आरएसएस के प्रमुख लोगों के ये बयान इस तरह के सामने आए हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, दो भाई क्या आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? आरएसएस और बीजेपी अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। एक बड़ा भाई मान लीजिए, एक छोटा भाई मान लीजिए। अगर वो आरएसएस बीजेपी को कोई सीख दे रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सुन लीजिए, अब आप देखिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग इनके नेताओं ने की, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। एक बात आप सुन लीजिए, जब आपको पता ही नहीं है, जब खबर ही नहीं है, हम तो जब आपको आई भी खबर है जो मीडिया में अभी ताजा है उसका तो आप जिक्र नहीं करें। जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया। अरे ये तो रिकॉर्ड पर है, मैं आपको यह कह रहा हूं जनरल सेक्रेटरी, पर आपको जो आज का मुद्दा है, जब आरएसएस की बात कर रहे हो ना, आप फूट की बात कर रहे हो, थोड़ी देर में छोड़ चलेंगे, आप 1947 में चले जाओ, वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में आरएसएस और बीजेपी में फूट है, आप यहाँ जो वो विषय है, किरोड़ी लाल जी का विषय, उस पर डिबेट कीजिए। हेमंत भाई, आप जो चीज कह रहे हैं कि ठीक है, दो भाई हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कमरे में बैठकर बात हो और एक पब्लिक के बीच में बात हो, फर्क दोनों में आता है। नहीं, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। एक भाई दूसरे भाई को पब्लिकली सीख देता है, अच्छी बात है, दूसरों को भी सीखने को मिलता है, पब्लिक को भी सीखने को मिलता है, लेकिन ये फूट नहीं है, ये आपस की सीख है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। बुराई कब नजर आती है? जब भाई बहन को चुनाव नहीं लड़ने देता। अब आप रायबरेली की सीट वो छोड़ना नहीं चाहते, वायनाड से प्रियंका को चुनाव लड़ाने नहीं चाहते, आप उनको जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो बनाते हैं। जब कांग्रेस में हो जब तो फूट होती है और बीजेपी करे तो सही होती है। हेमंत जी कहां का एक्सपर्ट हो आप? कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? मैं आपको कह रहा हूं, आप जो भी जिस प्लेटफॉर्म से आते हो, मैं उस प्लेटफॉर्म को समझता हूं, इसलिए मैंने आपको कहा आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आइए और बीजेपी का गुणगान कीजिए। मेरी सेट पे कोई असर नहीं होता, आप एक की जगह दो बन जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कह रहा हूं कि जनता को समझ में आ चुका है। आप 400 पार का पहले नारा देते थे, बिल्कुल आया, आईना दिखा दिया। और सुनो, राजस्थान में आप कह रहे थे 25 के 25 लेंगे, चलिए ये भी समझ में आ गया। और जनता को यह भी पता है कि नीट का जो पेपर हुआ है वो गुजरात मॉडल देश को आज पता चल गया है। व्यापम घोटाले के बाद आज देश में सबसे बड़ा पेपर घोटाला है, और जो पेपर के आरोप लगाते थे वो नीट का सबसे बड़ा घोटाला है। आप भूल गए, अरे भूल गए, ये सबसे बड़ा घोटाला है, इसका सच बताइए। हमने तो उसमें कार्रवाई की और आप उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने कार्रवाई की, और जो आप पुलिस आज की कार्रवाई की, जो उन्हीं एफआईआर पे कार्रवाई करी है जो राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने, आपने नई एफआईआर नहीं की है। नई एफआईआर करोगे तो आपको पता चलेगा। और दिसंबर 2023 के बाद में बीजेपी की सरकार है और 4 पेपर लीक हुए, एक में एफआईआर, तो बता दीजिए आप कौन सी बात कर रहे हो? कांग्रेस की एफआईआर में आप कार्रवाई कर रहे हो? आप तैयारी करके आइए, तब आपको पता चलेगा। हेमंत भाई, यहाँ पर
केवल ये समझना चाहेंगे कि ये जो बयान जो आ रहे हैं आरएसएस के पदाधिकारियों के, और जिस तरीके से पब्लिक मंच पर, पब्लिक डोमेन में जो कहा जा रहा है, क्या उसका मैसेज देश में ठीक जा रहा है? नहीं, ये आप मान सकते हैं कि ठीक नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैंने आपको निवेदन किया ना जी कि ये सिखावन है, ये बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी को ये सिखावन है कि अहंकार नहीं पाले। अब उनको ये लगा होगा संघ के लोगों को कि शायद बीजेपी के नेताओं ने कोई अहंकार पाल लिया, 400 पार का नारा जो दिया, आपको क्या लगता है उस तरह से देख रहे हैं। हेमंत जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बीजेपी के लीडर्स में अहंकार था इस बार? देखिए, ये तो अब सही है प्रदीप जी कि 400 पार का नारा बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट किया ना कि ये 400 पार का नारा इसलिए देना चाहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो उस लिहाज से ये बीजेपी के लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो नैरेटिव गढ़ना चाहती थी, जो मैसेज जनता में देना चाहती थी, एससी एसटी ओबीसी को जो लामबंद करना चाहती थी, मुसलमानों को जो लामबंद करना चाहती थी, कांग्रेस उसमें सफल हो गई। तो और उसी वजह से बताइए, नायडू ने जो मैनिफेस्टो किया है, क्या बीजेपी उसको लागू करेगी? आप मुसलमानों को कह रहे हो आज, तो बताइए वो नायडू ने जो मैनिफेस्टो है, जो चंद्रबाबू नायडू का, जिसने 1 लाख उसका बताइए आप। और बीजेपी के आज कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं ने अपनी बेटियां मुसलमानों को दी, तब भी आप चुप क्यों थे? जब एक बात बताइए, मुरली मनोहर की जो बेटी किसको दी है, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी किसको दी है, तब आप क्यों, तब आप चुप क्यों थे? जब आप रिश्ते करते हो तब तो आपको मुसलमान अच्छे लगते हैं और आप मुसलमानों को गालियां निकालते हो। मोदी जी जब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने जाते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, जब मुसलमान बुरे लगते हैं। मुसलमान इसी देश के वासी हैं, हिंदू भी इस देश के वासी हैं, सिख भी इस देश के वासी हैं, ईसाई भी वासी हैं, जो भी हैं वो सब देश के वासी हैं। ये जाति और धर्म के पहले देश को बांटने का काम यदि किया तो आरएसएस ने किया है, और आप सावरकर और उसको गोडसे को मानने वाले लोग हैं, और इसलिए जानते हैं कि आपकी हकीकत क्या है, आपके मन में क्या है, जनता सब पहचान। एक आखिरी सवाल ये समझना चाहेंगे कि इस समय राजस्थान की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस भी है सामने और बीजेपी भी है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम पहले से कर रही है, जब से वो सरकार में सत्ता में आई है, और काम की स्पीड और बढ़ेगी। जहां तक कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस में जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत की अदावत थी, 5 साल रही, पूरे राजस्थान ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो अदावत आज भी जारी है। और इनकी 8 अभी 11 तारीख को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया है, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने 8 जो निर्वाचित सांसद थे उनको पार्टी कार्यालय में बुलाया, उनका स्वागत किया, और उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बुलाया। ये क्या है? गहलोत बेड रेस्ट पे हैं, और बीच चुनाव के अंदर आपको ध्यान नहीं होगा। आप छोड़िए, आप छोड़िए, झूठ क्यों बोल रहे हो? अशोक गहलोत चंडीगढ़ से सभा छोड़, अबोर सचिन पायलट का कद बढ़ चुका है। अरे चंडीगढ़ से सभा छोड़ के अबोर आपकी पार्टी झूठ बोल रहे, इस बात की दिक्कत है। चंडीगढ़ से वापस आ रहे, बोले कमर में दर्द, झूठ मत बोलिए। झूठ बोला बीजेपी और आरएस का, युवा के हैं, अरे युवा की पीठ में छुरा घोपा है अग्निवीर से बीजेपी ने और आरएस ने छुपा है। बताइए, खाली है तो आपने छुपा है, और शुभकर्ण के हरियाणा बॉर्डर में लाके गोली मारी है तो आरएस और बीजेपी ने मारी है। बताइए, वो बीजेपी, वो पुलिस की वर्दी में वो कौन लगते हैं जो पिस्टल लेके और किसानों के हत्यारे अब ज्ञान मानने नहीं चले। अब चलिए, आप भूल गए कैसे? करावड़ा गढ़साना में किसानों को गोलियों किसने बूंदा था? गुजरों को गोलियों से किसने बूंदा था? हरियाणा में जाटों को गोलियों किसने बूंदा था? और सोयला के अंदर किसान पानी में नहीं थे तो किसानों को गोलियों किसने? भूल गए क्या आप लोग? आप किसानों के हत्यारे हो और किसानों और मजदूरों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। और मैं आपको इसके बारे में कहना चाहूंगा, मुल्क लूट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब मकार नजर आते हैं। और मुल्क की आजादी में और जो गद्दार थे उन गद्दारों को गद्दारी नजर आते हैं, जो ये भूल जाते हैं कि माफीनामे जो जिन्होंने 11 माफीनामे में लिखे थे और अंग्रेजों से रिश्वत ली, उनको ये पूछने वाले लोग ज्ञान बांट रहे हैं। और महात्मा गांधी का हत्यारों को पूछने वालों का गुणगान करते हैं, हम जानते हैं इनको, इनका चाल चरित्र चेहरा और सब जानते हैं। और चुनाव कैसे जीता वो भी जानते हैं। चुनाव बीजेपी कम लड़के ईडीआई आपके पास भी आ रहा हूं। बिल्कुल, आप संक्षेप में बताइए किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, अब मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का राजनीतिक वैभव समाप्ति की ओर है।
सचिन पायलट को जिस तरह से अशोक गहलोत ने 5 साल रोका, अब वो रोकने वाली नहीं है। सभी जो 8 नवनिर्वाचित सांसद हैं, सभी अधिकतर टिकट सचिन पायलट की है। तो मैं तो जाखड़ जी को बधाई देता हूं। अब आपके जो युवा ऊर्जावान नेता हैं, मैं राजस्थान में उनका अपना जनाधार है, वो अब आगे बढ़े, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप भी अशोक गहलोत जी को अर्ज करना, निवेदन करना कि भाई उनको आगे बढ़ने दो, अब उनकी टंगड़ी मत खींचो, लैग पुलिंग मत करिए, आपके उनको आगे बढ़ने दीजिए। अशोक गहलोत 3 बार के सेंटर मिनिस्टर है। और दूसरी बात, यदि आपने डोटासरा जी की देखी है तो आप ये भी देखना कि वो 8 होंगे नहीं, 11 के 11 जाके अशोक गहलोत से बेड रेस्ट पे। सुनिए मेरी बात, दोनों तो अरे मेरी बात सुनिए, राजकुमार मिल के आए और जाके मिल के आए, मेरी बात सुनिए, अशोक गहलोत बेड रेस्ट पे और उनके कमर में प्रॉब्लम है और गहलोत साहब से सारे मिल के आए हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए। और इसी झूठ का आपको असर नजर भी आ गया कि कितने कितने वोटों से आप लोग जीते, 4-4 लाख से वो सीटें आप आ रहे हो। राजस्थान की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं अभी आप? राजस्थान की राजनीति के अंदर बीजेपी की जो फूट है वो अब रसातल में आ गई है। वो सुंदरा जी आज खान है, वो इनको दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल जी का फूट सामने आ गई, शुभकरण चौधरी की फूट सामने आ गई, निहालचंद मेघवाल की फूट सामने आ गई। वो किसानों के लिए खुल के बोल रहे हैं कि किसानों की मांगे जायज है। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सरकार गिने दिन की हो, नहीं तो ऊपर वाली की के चारों पाई सुरक्षित है, नहीं यहाँ वाली के चारों पाई सुरक्षित है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि किसान मजदूर आज के दिन में दुखी हैं और किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। और बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों की गुलामी करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। यहाँ सीएम एक पर्ची सरकार है, इनको कोई होश नहीं है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि दिल्ली से पर्ची आती है, वो काम होते हैं, बाकी इनको कोई पता नहीं है। और सिर्फ एक रिकवरी एजेंसी बन के रह गई है। जैसे पहले ईडी रिकवरी करती थी, आज राजस्थान में अधिकारी कर रहे हैं। लाल फीताशाही चरम पे है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई नए रुपए का टेंडर नहीं हो रहा, हॉस्पिटलों में मरीज परेशान है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। तो नहीं है, गैंगवार जारी है, गैंगों की वसूली हो रही है। तो कौन सा काम हो रहा है बताइए, इनको बताइए। पूछना चाहता हूँ कि एक काम ये आपने कर दिया। अब राजस्थान में कांग्रेस अपने पूरे तेवर के साथ सामने आएगी। कांग्रेस जनता के हक और अधिकार और न्याय के लिए बिल्कुल आएगी और बिल्कुल अपने तेवर दिखाएगी, यहाँ भी दिखाएगी और दिल्ली भी दिखाएगी। और बीजेपी को आईना दिखाएगी कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो जनता से वादे किए थे। मैं अभी गोयल साहब कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने घोषणा पत्र में, बीजेपी घोषणा पत्र में दिसंबर में कहा था हम किसानों के 2800 रुपये गेहूँ खरीदेंगे, आज 2400 रुपये खरीदी जा रही है। कभी बीजेपी नेता बयान, 1 मिनट रुकिए। और जहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल आते हैं वहाँ 125 सरसों ऑयल मिल थी, 100 तो बंद हो गई है और 25 बंद होने की कगार पे हैं। पता कर लेना। और क्यों बंद हो रही है? क्योंकि सोयाबीन ऑयल, पॉम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पे जो 34% एक्साइज ड्यूटी वो मोदी जी ने खत्म कर दी और पूंजीपतियों को काम दे दिया, इसलिए बंद हो गई। क्योंकि सरसों पिछली बार 6000 बिक रही थी ना, वो 4500 बिक रही है, पता कर लेना बाजार में। और वो आपको पता नहीं है। और आपकी सरकार आती है, हरियाणा पंजाब ने 1200 क्यूसेक पानी काटा था, आपको ध्यान नहीं है। और आपको एक चैलेंज के बदम से करना चाहता हूँ कि नीट के बाद यदि घोटाला है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा घोटाला है जो मोदी जी लेके आए थे। 10 कंपनियां उसमें, 3 तो सरकारी है जो नो लॉस नो प्रॉफिट में, और जो 7 प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें 2021 तक का आंकड़ा है, 40,000 का घोटाला है। पता कर लेना, तब आपको गोयल साहब पता चलेगा कि देश किधर और जा रहा है। और टेलीकॉम सेक्टर, सुनिए मेरी बात, आप बीजेपी का गुणगान कर रहे थे और कांग्रेस को कोस रहे थे, तब मैं बता रहा हूं, तब आपको सही को सही कहना चाहिए कि यहाँ जनता के साथ अन्याय हो रहा है और यहाँ जनता के साथ अन्याय नहीं हो रहा। आपको वो कहना चाहिए था। आप बीजेपी का गुणगान कर रहे हो और कांग्रेस को कोस रहे, तब मैं ये बातें याद दिला रहा हूं, तब आपको कहना चाहा। तो आपको राजनीतिक विश्लेषक तो किसानों को गोलियों से नहीं मुंदा था, गुजरों को गोलियों से नहीं मुंदा। वही गुजर आंदोलन कर रहे थे, पटरी पे बैठे थे, पर पुलिस कर्मी और आंदोलनकारी एक पत्तल में खाना खा रहे थे। एक मंत्री जाते हैं, जाके उनका राजीनामा कराते हैं, उनको मनवाते हैं और आंदोलन खत्म होता है। एक कंकर तक नहीं उछला था। आपने गोलियों से बुझने काम किए। कौन सा आंदोलन बता दीजिए? मणिपुर 1 साल से जल रहा है, कोई बीजेपी नेता बता दिए वहां गए हैं। जिस फौजी ने कारगिल से घुसपैठ क्यों भगाया था, उसकी पत्नी को नंगा घुमाया जा रहा है। डूब के पानी में मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। अमित शाह को चुनाव में याद आ जाता है और हमारा मणिपुर याद नहीं था। कौन से देश के हो? यदि महिलाओं का आप चौधरी चरण सिंह को बाटर कर देते हो। चौधरी चरण सिंह ने यह कहा था यदि महिला ने आरोप लगा दिए तो उसे सबूत मांगने की जरूरत है। आप ब्रजभूषण से सबूत टाइम सबूत मांगते हो, उसको गोदी में बिठा के 47 बलात्कारियों को बीजेपी ने टिकट दिए, 110 परिवारवाद के लोगों को टिकट दिया। परिवारवाद की बात करते हो, इसलिए कहता हूं बीजेपी का पतन शुरुआत हो चुकी है। और ये कुछ नहीं है जो इनकी दादागिरी थी और जो तानाशाही थी, तो हिटलर की नहीं चली, नीरो की नहीं चली और मुसोलिनी की चली, और ये भी खत्म होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर अब देखना होगा। जो मूल मुद्दा आज का हमारे विषय का था, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और आरएसएस के इंद्रेश कुमार का बयान और उससे पहले दूसरे नेताओं के बयान। लेकिन
ये जो तमाम जो चीज़ें हैं अब जब पब्लिक डोमेन में आती है तो सवाल उठते हैं, चर्चाएं होती हैं, और यही वजह थी कि इस पर आज हमने चर्चा की। बहरहाल भीमराज जी और हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।